यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। अब आप नीट एंड क्लीन पेन पेपर सब उठा लीजिए, रेडी हो जाइए। तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा है लेट से मैंने आपको क्या बताया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या कंसेप्ट था, आप लिखते थे 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू जेड, ऐसा आप लिखे लेते थे। और इतना लिखने के बाद आप लिखते थे कि जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और आप बताते थे इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये मैंने आपको कंसेप्ट ऑलरेडी बता रखा है, जहां पर ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आई रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आई रूट 3/2। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपको आर्ग्यूमेंट लर्न हो गया है तो आप आर्ग्यूमेंट भी लिखना अब स्टार्ट कर दीजिए। ओमेगा का आर्ग्यूमेंट ये होता है और ओमेगा स्क्वायर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो 4π/3 होता है। तो बच्चों हम इतनी बातें आपको बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए अब उसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास बच्चों कोई इस तरह से भी लिख दे, जैसे कोई लिख दे कि z इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, कोई अगर आपके सामने लिख दे z इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई आपके सामने लिख दे z इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3 या 125 की पावर 1/3, तो सबका कंसेप्ट यही होगा जो मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में समझाया था। तो बच्चों अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो आप इसको समझ लीजिए। तो आप इसको लिखेंगे जेड क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको लिखेंगे जेड क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको लिखेंगे जेड माइनस 2 इंटू ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये तो लिखेंगे। तो बच्चों इसके जो फैक्टर्स निकल करके आएंगे वो दो फैक्टर्स इसके 0 हो जाएंगे। पहला फैक्टर बच्चों 0 होगा, वो होगा z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर होगा z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स इसके 0 हो जाएंगे। तो बच्चों पहले फैक्टर से तो एक रूट आपको समझ में आ रहा है कि z इज इक्वल टू 2 है। दूसरे फैक्टर से रूट निकालने के लिए, हालांकि आपको ये कंसेप्ट पता होगा कि दूसरे फैक्टर से क्या रूट आते हैं, लेकिन अभी आप बिगिनर्स हैं, इसलिए सिमिलरिटी दिखाने के लिए या इन फ्यूचर में कभी भूल ना जाएं, इसलिए उसको निकालने के लिए तुरंत मौके पे आप इसको यूज करेंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 4। फिर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया 4 माइनस 16, दिस इज माइनस 12। और बच्चों हमें स्क्वायर रूट ऑफ d चाहिए होता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -12 चाहिए होता है। और -12 को मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि आप -1 इंटू 12 लिख लिया करिए। और √12 होता है √2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 2√3i। तो बच्चों रूट ऑफ -12 को आप क्या लिखते हैं, 2√3i भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अब आपके पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की तरफ ध्यान दीजिए। आपके पास इक्वेशन है z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के आप रूट्स क्या लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, यूजिंग धराचार्य फॉर्मूला, या जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। कैसे लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो -12 है अपॉन 2। तो ये बच्चों ऐसे लिखते हैं आप। चलिए अब आप पहला रूट लिखिए। तो पहला रूट आएगा -2 प्लस दिस इज 2√3i/2। और बच्चों दूसरा रूट क्या है, -2 √3i/2। और बच्चों अगर हम इसको ओमेगा से रिलेट करना चाहें तो ओमेगा से रिलेट करने के लिए ऊपर से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो आपको क्लियर कट यहां पर ओमेगा नजर आने लगेगा। देखिए जरा, ओमेगा आपको नजर आने लगेगा। ये देखिए मैंने ऊपर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है, उसको आप अपनी कॉपी में भी देखिए। या मैं अब तक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 100 दफे बता चुका हूं, अब आप उसको लर्न कर लीजिए। तो -1 माइनस आई रूट 3/2। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इधर कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ओमेगा, और ये वैल्यू क्या है बच्चों, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। ये क्या है, ओमेगा, और ये है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो बच्चों आपको ये क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि इस इक्वेशन के हम रूट्स को 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि पहला बन गया 2 ओमेगा, दूसरा बन गया 2 ओमेगा स्क्वायर।
और यहां से कंसेप्ट निकल के आ गया कि अगर z क्यूब -8 इक्वल टू 0, यही तो लिखा था, ध्यान दीजिए इक्वेशन आपकी क्या थी, z क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के बच्चों रूट्स कितने हुए आप बताइए आप, एक है 2, एक है 2 ओमेगा और एक है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों मैंने यहाँ आपको निकाल के भी दिखाया है, इसलिए आप इसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। अगर कोई लिख देता है z क्यूब -125 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे z इज इक्वल टू 5 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? अगर कोई लिख देता है z क्यूब -64 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स होंगे z इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा हुआ है, उस क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन यूज हो रही है जिसको मैं अभी ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। तो बच्चा इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। बाकी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया। और जानबूझ के वो क्वेश्चन अभी मत लगाइए जो कंसेप्ट इनइक्वालिटीज बेस्ड रोटेशन जो मैंने अभी नहीं कराए हैं, उसको जानबूझ के मत लगाइए, उसको जानबूझ के मत भेजिए, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। पहले आपको जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं उनको करिए, वो चीजें मत करिए जो आपको अभी नहीं कराई गई है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड कंसेप्ट। तो बच्चों ये तो बहुत इजी टाइप का काम है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट वर्क। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, और भी इक्वेशंस लेते हैं और जरा देख लेते हैं। जरा आपके पास किसी नेगेटिव नंबर का अगर क्यूब रूट आ जाए, जैसे कोई लिख दे z इज इक्वल टू, ध्यान दो, कोई अगर लिख दे z इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3, तो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इज -8। तो बच्चों उसको भी करने का कंसेप्ट वही है। ठीक है, कैसे करेंगे आप लिखेंगे z क्यूब -8, सॉरी z क्यूब इज इक्वल टू -8, आप लिखेंगे इसको सबसे पहले, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, z क्यूब इज इक्वल टू -8। फिर इसको लिखेंगे z क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको लिखेंगे z क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर आप इसके फैक्टर करेंगे, लिखेंगे a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो बच्चों इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स आपको क्लियर कट नजर आ रहे हैं, एक बच्चों z प्लस 20 होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा होगा z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक रूट तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया, वो -2 है। दूसरा रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेंट की। इसका a1 है, b-2 है, c4 है। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो थोड़ा सा हाँ, धीमे बोल लीजिए प्लीज। अच्छा धीरे धीरे पढ़ाएं, अच्छा ओके। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास एक दूसरा फैक्टर है, वो है z स्क्वायर -2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो बच्चों हमें देखना है कि अगर हम धराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो बच्चों ये निकल के आएगा 4 - 16, दिस इज -2। और बच्चों मुझे डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट चाहिए होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसको 2√3i लिख सकते हो, अभी हमने जस्ट इसको पीछ के बताया। ठीक है, अब बच्चों इसके रूट्स निकालते हैं जरा इक्वेशन की, कैसे लिखते हैं रूट्स, लिखेंगे -b, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया क्योंकि b पहले से माइनस है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, वो -12 है अपॉन 2a। देखो बच्चों मैंने z स्क्वायर -2z प्लस 4 इक्वल टू 0 के रूट्स लिख दिए। अब इनको मैं इंडिविजुअल लिखता हूं। तो बच्चों पहला रूट है आपका, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 2 + -2√3i/2। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने लिख दिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये है 2 + 2√3i/2, ये बच्चों आपका पहला रूट है। और दूसरा रूट है 2 - 2√3i/2। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको ओमेगा बताया कि ओमेगा को अपीयर कराना होता है, तो ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है,
तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई रूट 3/2 और यहाँ ऊपर से 2 यहां से भी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 1 माइनस आई रूट 3/2। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें ये बात फिर से वही निकल के आ गई, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था -1 माइनस आई रूट 3/2 वो क्या होता है, वो होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो +1 प्लस आई रूट 3/2 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जो ओमेगा होता है वो -1 प्लस आई रूट 3/2 होता है, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो +1 आई माइनस आई रूट 3/2 हो जाएगा। तो बच्चों ये माइनस ओमेगा हो गया, तो 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर और 2 इंटू माइनस ओमेगा, तो इस इक्वेशन के रूट्स हो गए बच्चों, क्या बन गया इस इक्वेशन के रूट्स, -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा। ठीक, तो बच्चों आज के बाद आपको ध्यान देना होगा कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट आ जाए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि z इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3, ये नेगेटिव नंबर कोई भी हो सकता है, -125 -64, पता नहीं दुनिया भर के नंबर हो सकते हैं। तो कंसेप्ट यही होगा, आपको उसके रूट्स निकालने नहीं है, आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अपने रूट्स निकालने जाएंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल एग्जाम में याद नहीं आ रहा तो फिर आप पूरी वर्किंग करो, क्योंकि एडवांस में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्यूब रूट पे जिसमें आपको क्यूब रूट खुद से बनाना पड़े, ठीक है ना। तो आपका कंसेप्ट पूरा यही होगा, करेंगे आप पूरा ऐसे ही चाहे इक्वेशन जो भी हो। ओके तो बच्चों मैंने इस बात को दोबारा हाईलाइट करता हूं कि z³ + 8 = 0, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं, क्या क्या रूट्स मैंने बताए, पहला रूट देखो ऊपर लिखा है -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। और बच्चों मजे की बात ये है कि ये जितनी भी इक्वेशंस होती हैं इनके रूट्स का सम जो होता है, सम ऑफ रूट्स, वो क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों अगर z³ + 64 = 0 भी कोई लिखते हैं तो आप लिखेंगे z = -4 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर। तो z³ + 125 = 0 कोई लिखते हैं तो आप इसके रूट्स लिखेंगे -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा, कुछ पूछना है? ओके बच्चों, अब हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अब सभी बच्चे हेडिंग डाल सकते हैं एलिप्स, और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट हो, तो उस वेरिएबल पॉइंट का पाथ क्या होता है, सर्किल होता है। ये मैंने आपको बहुत 4-5 बार सिखाया था कि सर्किल क्या होता है, सर्किल इज द पाथ। लेकिन इस पाथ की कंडीशन बनती कैसे है, मैंने बताया था जब कोई वेरिएबल पॉइंट, और मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था कि वेरिएबल पॉइंट का मतलब उसका नाम ही वेरिएबल पैराबोला का पार्ट है। नहीं बेटा, एलिप्स अलग सेक्शन है, ये सब कोनिक सेक्शन का पार्ट है। कोनिक सेक्शन में आता है सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, रिवाइज करने के सर बाद कोनिक का मतलब क्या होता है? कोनिक का मतलब जितने भी कर्व होते हैं, कितने तरह के कर्व्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो एक सर्किल बनता है। कर्व का मतलब जो स्ट्रेट लाइन नहीं हो उसको हम लोग कोनिक कहते हैं, जो स्ट्रेट लाइन ना हो उसको हम लोग कोनिक कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर आपने देखा होगा बिल्कुल अलग है, और कोनिक सेक्शन के चैप्टर के अंदर ये सब आ जाता है, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारों आ जाता है। तो बच्चों मैंने आपको समझाया था, मैं आपको दोबारा ये बातें बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल पॉइंट का मतलब ही, नाम ही उसका वेरिएबल पॉइंट है, इसका मतलब वो मूव कर सकता है, मूव कर सकता है तभी हम उसको वेरिएबल पॉइंट कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होती है। ये देखो, ये डिस्टेंस जो होती है ये कांस्टेंट के बराबर होती है। तो इस वेरिएबल पॉइंट का जो पाथ होता है वो क्या होता है, वो एक सर्किल होता है। वो क्या होता है, वो एक सर्किल होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ए ए ए, ये बच्चों मैंने इस तरह से कर दिया, और फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो फिक्स पॉइंट इज x1 y1, और ए आपकी क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्किल। तो बच्चों इस वेरिएबल पॉइंट की कंडीशन क्या बनी, कंडीशन ये बनी कि ये P और O के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा A के बराबर है,
और इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो सर्किल की इक्वेशन आ जाती है। तो मैंने आपको ये बताया था और मैंने आपको ये दोबारा बताया है, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दो फिक्स पॉइंट यहां पर ध्यान से देखिए, दोबारा बता रहा हूं, दिस इज ओपी इज इक्वल टू ए, दिस इज द कंडीशन, ठीक है ना। पी आपका कहीं भी मूव कर सकता है, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि पी की ओ से डिस्टेंस ए के बराबर है। तो पी जितनी भी जगह पे मूव करेगा, जब उन सारे पार्टिकल को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। क्योंकि पी यहां पे भी हो सकता है, पी यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, चारों तरफ जब पी घूमेगा तो वो जो पाथ बनाएगा उसको हम लोग कहते हैं सर्किल। तो क्या कंडीशन बनती है, मैंने बताया था h माइनस x1 का स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। और मैंने बताया था जब आपकी कंडीशन बन जाती है तो आप क्या करते हैं, कंडीशन बनने के बाद आप h को x कर दीजिए और k को y कर दीजिए, आपके पास क्या बन जाएगी, सर्किल की इक्वेशन बन जाती है। हमेशा वेरिएबल पॉइंट को बिगिनिंग में h कॉमा k ही लेट करते हैं, लेकिन जब लास्ट में इक्वेशन बन जाती है तो उसमें h को x k को y कर देते हैं, तो आपके पास सर्किल की इक्वेशन बन जाती है। इस सर्किल का जो सेंटर है वो है x1 y1 और जो है रेडियस है वो है a यूनिट। फिर मैंने बच्चों बताया था आपको कि हमेशा सर्किल इतने सुंदर फॉर्म में नहीं आएगा कि आप उसको तुरंत देख करके बता दें। कभी कभी क्या होती है कि पूरी इक्वेशंस ओपन होकर के आती हैं, फिर उनको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाकर के हमें पता पड़ता है कि सर्किल का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। इसलिए बच्चों मैंने एक फॉर्म और भी बताया था कि कभी भी इस फॉर्म में आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो मैंने आपको यह भी बताया था जब आप इसको ऊपर वाले फॉर्म यानी x माइनस x1 के होल स्क्वायर वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो इसका जो सेंटर बन के आएगा वो सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बच्चों जब इस इक्वेशन इस फॉर्म में आए तो आप उसको बिना ऊपर वाले फॉर्म में कन्वर्ट किए ही डायरेक्ट बता सकते हैं कंपैरिजन से कि इसका सेंटर होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस होगी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आई होप आपको सर्किल मैंने क्लियर कर दिया। मैंने सर्किल के बारे में बहुत कुछ बताया था, उसको यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए स्क्रीन को। नहीं, स्क्रीन ऊपर ही है, मतलब स्क्रीन क्या ऊपर ही लिखा हुआ है सर, नोट कर रहा। थैंक यू वेरी मच सर। तो बच्चों अब हम कंसेप्ट देखते हैं किसका, पैराबोला का। तो ये तो सर्किल का मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि सर्किल का पाथ ऐसे बनता है। पैराबोला के लिए मैंने आपको समझाया था कि जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। ध्यान से सुनो मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। ये देखिए मैंने आपको एक वेरिएबल पॉइंट बनाया है h कॉमा के, ये बच्चों इस तरह से मूव करता है कि इसकी एक फिक्स पॉइंट जिसको हम फोकस कहते हैं और एक फिक्स लाइन, ये देखो बच्चों ये फिक्स लाइन मैंने बनाई, इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। लेकिन ये वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करेगा कि जितनी डिस्टेंस आपकी pf है उतनी डिस्टेंस आपकी pm है। मतलब pf अपॉन pm का रेशियो जो होता है वो होता तो एक कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट का नाम होता है इसेंट्रिसिटी। क्या नाम होता है, इसेंट्रिसिटी। ये मैंने आपको बताया था इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी को हिंदी में कहते हैं उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी को हिंदी में कहते हैं उत्केंद्रता। और मैंने बताया था कि जब E की वैल्यू 1 होती है तो ये बन जाता है PF इक्वल टू PM, और ऐसे केस में क्या बनता है, आपका बनता है पैराबोला। और पैराबोला का जो पाथ होता है वो पाथ कैसे बन करके आता है वो मैं आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द पाथ ऑफ पैराबोला। ये वेरिएबल पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस पाथ में, ठीक है ना। वो वेरिएबल पॉइंट कहां कहां हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, देखो मैं बना रहा हूं, यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। जब इन सारे पार्टिकल्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसके लोकस को कहते हैं पैराबोला। लेकिन बच्चों ये कंसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है
कि पीएफ अपॉन पीएम का रेशियो जो होता है उसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, और इसेंट्रिसिटी का हिंदी में मतलब होता है उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता वर्ड ऐसा कोई जानना जरूरी नहीं है, मैंने हिंदी में बता दिया। तो आप इसेंट्रिसिटी याद रखिए, और जब ई की वैल्यू 1 होती है तो उसे हम कहते हैं पैराबोला। और बच्चों जब ये रेशियो डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होने का मतलब या तो ये लेस देन 1 हो सकता है या तो ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है। लेस देन 1 होता है ये रेशियो तो बन जाता है इलिप्स, और ग्रेटर देन 1 होता है तो ये बन जाता है हाइपरबोला। ठीक, हाइपरबोला। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और मैंने आपको पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन प्रूफ करके भी बताई थी, और मैंने बताया था उसकी प्रूविंग की ऐसी कोई नीड नहीं होती है, बस मैंने आपको बता दी। अगर वो प्रूविंग नहीं भी पता है तो भी चलेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता प्रूविंग का। तो पैराबोला की जो प्रूविंग है वो आती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बच्चों ये मैंने काफी चीजें आपको बताई थी। इसकी इक्वेशन आती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये आपका फोकस होता है, उतनी ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है, और डायरेक्ट्रिक्स पास हो रही है -a,0 से, y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू -a, इसकी इक्वेशन हो जाती है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस चली गई। बच्चों मैंने आपको पैराबोला के कंसेप्ट बता दिए हैं, पैराबोला के कंसेप्ट आपको याद भी होंगे और आपके पास लिखे भी हैं, और मैंने इसमें कई सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आप अपने प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एलिप्स की तरफ। तो बच्चों एलिप्स कैसे होता है, कैसा दिखता है, आप उसका स्ट्रक्चर पहली बार देखने जा रहे हैं। पैराबोला आपने देखा 4 तरह के होते हैं। एक होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक होता है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ऐसे मैंने आपको 4 पैराबोला बना करके दिखाए थे, जिसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे वो 4 डायरेक्शन में होते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये मैंने चारों आपको बना के दिए थे। बच्चों ऐसे ही एलिप्स में भी 2 तरह के एलिप्स बनते हैं, मतलब 4 तरह के एलिप्स नहीं होते, 2 ही तरह के एलिप्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड डायग्राम है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं वापस एलिप्स की तरफ। तो बच्चों हम लोग का रिवीजन हो गया, अब एलिप्स। चलिए, तो बच्चों ये आ गया आपका एलिप्स। एलिप्स के लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है और कुछ नहीं होता है इसका मतलब। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और अगर आपने एलिप्स का शेप तो वैसे देखा ही होगा, क्योंकि एलिप्स का शेप मैं आपको बता देता हूं आपने कहां देखा है। आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है, ग्रेविटेशन में आपने कैपलर्स लॉ देखे हैं। सर अभी नहीं पढ़ा ग्रेविटेशन। सर कोई बात नहीं, ग्रेविटेशन कोई बात नहीं, आपने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा तो उसमें कैपलर्स के लॉ आएंगे। तो कैपलर्स ने बताया था इलिप्टिकल पाथ के बारे में, उसने सर बताया वो था प्लैनेटरी मोशन का ना सर। हाँ हाँ हाँ। तो कैपलर ने अपने बताया था इलिप्टिकल पाथ के बारे में। क्या बताया था उसने, कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं एक इलिप्टिकल पाथ में, और जो सन होता है वो इलिप्टिकल पाथ की फोकस पे होता है। तो आज पहली बार आप देखने जा रहे हैं शायद इलिप्टिकल पाथ। तो सबसे पहले मैं इलिप्टिकल पाथ बना ही देता हूं आपके सामने, तो शायद गलत बन जाए लेकिन कोशिश कर रहा हूं सही बना दूं। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने इलिप्टिकल पाथ बना दिया है। इस तरह से इलिप्टिकल पाथ बनता है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं उसका कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले आप इसमें फोकस बना दीजिए। बच्चों आपने देखा होगा कि जो पैराबोला होता है उसमें एक ही फोकस होती है, लेकिन ये इलिप्स है, इलिप्स में 2 फोकस होती है। एक फोकस यहां होती है, एक फोकस पीछे होती है। मतलब एक को कहते हैं F1 या F2, या आप उसको F और F' भी कह सकते हैं, जो नाम देना चाहें। लेकिन याद रखना होगा आपको कि इलिप्स में 2 फोकस होती है, ठीक है। और यहां जो बच्चों एसेंट्रिसिटी होती है, यानी कि पीएफ और पीएम का रेशियो। पी कहां है बच्चों, पी एक वेरिएबल पॉइंट होता है, वो कहीं भी लाई कर सकता है, ये h, ये आपका वेरिएबल पॉइंट है। लेकिन इस वेरिएबल पॉइंट की यहां पर प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी एक फिक्स पॉइंट
और जो फिक्स लाइन से डिस्टेंस होती है उसका रेशियो 1 से छोटा होता है। तो इस वेरिएबल पॉइंट का जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है, यानी जो वेरिएबल पॉइंट इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो घूमते 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 एक इस तरह का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड इलिप्टिकल पाथ। सर समझा नहीं, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है कि मैंने आपको सबसे पहले पैराबोला इसीलिए रिवाइज किया कि पैराबोला को एक बार आप जरा ध्यान से देखिए और अचानक आपको ये मिल जाएगा। इधर देखिए, मैंने पैराबोला के लिए बताया था कि जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो, वो इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि इस पी पॉइंट का जो लोकस होगा वो पैराबोलिक होगा। ये फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं और ये डिस्टेंस होती है फिक्स लाइन से, तो पीएफ इक्वल टू पीएम कहते हैं। यहां पे बच्चों क्या होता है, जो पीएफ और पीएम का रेशियो होता है वो 1 नहीं होता, वो लेस देन 1 होता है। मतलब इसके रेशियो को हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी, लेकिन जो इसेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 का मतलब नेगेटिव नहीं होती है, वो 1/√2 मतलब 0 से 1 के बीच में होगी, जैसे 1/√2, 1/5, 1/6, 1/7 लेस देन, ये इसका मतलब होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। तो ये आपको बात समझ में आना चाहिए। अगर E बराबर 1 हो जाएगा तो ये तो पैराबोला बन जाएगा। हम पैराबोला नहीं पढ़ा रहे, हम एलिप्स पढ़ा रहे हैं। एलिप्स में ये रेशियो जो होता है वो इसेंट्रिसिटी कहलाता है, रेशियो पीएफ अपॉन पीएम का, लेकिन ये 1 नहीं होता, ये E होता है, जहां पर E की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। और E की वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में दी जाएगी, तभी आप एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो बच्चों ये कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट को मैं अभी आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, लेकिन पहले अभी जितनी बातें बता रहा हूं पहले वो तो समझो, 2-2 3-3 बार बता दी है, पहले वो बातें समझो। क्या बताया मैंने कि पीएफ अपॉन जो पीएम का रेशियो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ई कहते हैं, जहां पे ई लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 का मतलब नेगेटिव नहीं होता, वो 0 से 1 के बीच में होता है। 1/√2, 1/5, 1/6, 1/7 लाइक दिस। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें कंटिन्यूएशन लेते हैं, एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं होती क्या है। चलिए तो बच्चों मैंने आपके सामने इलिप्टिकल पाथ बनाया है। इलिप्टिकल पाथ में 2 फोकस होते हैं। ये 2 फोकस मैंने नहीं बनाए, ये पहले से ही होते हैं। तो याद रखिएगा एलिप्स में 2 फोकस होती हैं। अगर 2 फोकस होंगी तो 2 डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। एक डायरेक्ट्रिक्स आगे की तरफ होती है, एक डायरेक्ट्रिक्स पीछे की तरफ होती है, जो जस्ट मैंने आपके सामने बनाई है। तो आपको ध्यान देना होगा, एलिप्स में एक डायरेक्ट्रिक्स नहीं होती है, एलिप्स में 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि यहां पर 2 फोकस होते हैं। तो मैं आपको एक बार बता रहा हूं फिर से। सर ये शिफ्ट भी हो सकती है ना सर, मतलब एक्सिस के अलोंग? हाँ यस बेटा। तो डायरेक्ट्रिक्स बच्चों ये होती है आपके सामने, मैंने अभी बनाई है, डायरेक्ट्रिक्स इसको कहते हैं। अब एलिप्स के अंदर क्या स्टैंडर्ड आते हैं, क्या लेटेस्ट रेक्टम होती है, ये सारी बातें समझने से पहले एलिप्स की इक्वेशन तो जनरेट कर ले भाई। इक्वेशन तो जनरेट कर ले, तभी तो हम बता पाएंगे इसके अंदर और क्या हो सकता है। तो तुम कहोगे सर इक्वेशन कैसे जनरेट करेंगे, क्यों? अभी तो मैंने बताया कि पीएफ अपॉन पीएम का रेशियो क्या है, ई है। तो उसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पीएफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पीएम आ जाएगा। इसी से बच्चों हम क्या करेंगे, अपना लोकस निकाल लेंगे। पीएफ क्या है आप जानते हैं, देख लीजिए पीएफ क्या है, आपके सामने लिखा है फोकस। अब आप कहोगे सर यार फोकस तो पता ही नहीं है, जैसे सर आपने डिफाइन कर रखी थी कि पैराबोला में फोकस होती है a,0। यहां पर फोकस क्या होती है, तो बच्चों यहां पे फोकस होती है AE,0 और एक पीछे वाली फोकस होती है सेम डिस्टेंस पे, दिस इज -AE,0। और बीचों ये जो बीचों बीच इसको हम लोग कहते हैं सेंटर। तो सेंटर होता है बच्चों आपका 0,0। तो बच्चों ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज फोकस, क्योंकि मैंने आपको फोकस बताई, इसमें 2 होती हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं AE,0 और -AE,0। और डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो आगे वाली डायरेक्ट्रिक्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है x = a/e और पीछे वाले की स्टैंडर्ड इक्वेशन है
x इक्वल टू माइनस ए बाई बी। दीज आर द स्टैंडर्ड्स। ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चंस हो भी नहीं पाएंगे, इसलिए आपको ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसके स्टैंडर्ड्स आपको हर हालत में याद रखने हैं। जैसे आपको याद है कि पैराबोला में फोकस होती है a,0 y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की, बाकी की आप फोकस खुद ही निकाल लेते हैं घुमा घुमा के। लेकिन वैसे ही ये इलिप्स में भी ये दो फोकस होती हैं, आपको याद रखनी होंगी, ae,0 माइनस ae,0। डायरेक्ट्रिक्स दो होती हैं, x इक्वल टू a बाई x इक्वल टू माइनस a बाई। ठीक है, तो बच्चों अगर हम पीएफ को देखें तो हम पीएफ निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को पी का पॉइंट पता है एच कॉमा के, एफ का पॉइंट पता है ae,0। और अगर हम पीएम निकालना चाहें तो हम पीएम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पीएम है आपका, ध्यान से देखिए, क्योंकि एम लाइन की इक्वेशन गिवन है, पी पॉइंट का पॉइंट भी पता है, तो आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, पीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चों जब हम लोग इतना करते हैं तो वहां पर एक इक्वेशन आती है, ये स्टैंडर्ड को जब यूज करते हैं, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो एक इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जब हम लोग ये सारी वैल्यूज यहां पे डाल देंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करते हैं, जो वाई स्क्वायर के नीचे वाला टर्म है उसको हम लोग कहते हैं कि वो दैट इज कॉल्ड बी स्क्वायर। उसको हम लोग एक नाम देते हैं कि वो एक बी की तरह ट्रीट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड बी स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है, दिस इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन में ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है। तो बच्चों दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपके पास आ गई इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर ए बी से बड़ा होता है और बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। आई थिंक आप लोग को मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। सर ये फॉर्मूले सर मतलब ये जो इक्वेशन आए ऑफ कहाँ पैरा, से? क्या बेटा? सर मैं पूछ रहा था कि ये जैसे ये फाइनल जो इक्वेशन आई। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने दोबारा मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक बड़े से एलिप्स का, आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। सर एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर। हाँ अभी कर रहे हैं। तो बच्चों सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में एक और एलिप्स बना लें, ताकि मैं आपको और भी स्टैंडर्ड सही से बता पाऊं। तो बच्चों आपके सामने मैंने एक एलिप्स का डायग्राम बनाया है। तो एलिप्स के डायग्राम का हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसमें क्या और क्या हो सकता है। तो ये आवाज सूर्यांश के यहाँ से आ रही थी। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने ये एलिप्स फिर से मैंने आपके सामने दोबारा बना दिया है, आप भी अपनी कॉपी में बनाइए और इसकी इक्वेशन लिखिए। मैंने आपको क्या बताई, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे बच्चों ए बी से बड़ा होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक मेजर एक्सिस होती है। यहां पे आपको दिखेगा साफ साफ कि एलिप्स जो है वो एक एक्सिस के अलाउंग उसका मेजर पोर्शन बना है, और वो एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो यहां पे बच्चों जो मेजर एक्सिस होती है वो यहां पर एक्स एक्सिस होती है, यदि आपका क्या हो, ए बी से बड़ा हो। ठीक है ना, तो मेजर एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, और जो माइनर एक्सिस पे है वो एलिप्स का माइनर पोर्शन माइनर एक्सिस पे बना है, और वो है आपकी वाई एक्सिस। उसके बाद बच्चों क्या होता है, अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0 माइनस a,0। तो बच्चों आपसे अगर वर्टिसेस पूछा जाए, वर्टिसेस ऑफ इलिप्स, ध्यान से देखिए,
अगर आपसे वर्टिसेस ऑफ इलिप्स पूछे जाए तो आप कहेंगे a,0 माइनस a,0, या इसको आप और लिख के प्लस माइनस a,0 भी लिख सकते। दिस इज वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। उसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ, तो वो आपको क्लियर कट नजर आ रही है मेजर एक्सिस। आप अपनी स्क्रीन पे भी स्क्रॉल करिए, ये देखिए, ये आपकी मेजर एक्सिस है, देखो समझ में आ रहा है, ये आपकी मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस आपकी क्या हो गई, मेजर एक्सिस आपकी लेंथ हो गई 2a। क्या लेंथ हुई, 2a। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, मेजर एक्सिस की मेजर लंबाई एक्सिस होती की, है 2a। हेलो सर, हाँ बेटा बताइए। सर मेजर एक्सिस की लेंथ फिक्स होती है कि मतलब ये होती है? फिक्स होती है, मेजर एक्सिस इज फिक्स, उसकी लेंथ 2a ही होती है और कुछ नहीं होती। उसकी ओके, जगह फिर अगर हम लोग माइनर एक्सिस देखें बच्चों, तो माइनर एक्सिस भी देख सकते हैं। दिस इज 0,b और ये हो गया 0,-b। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ सर एक चीज माइनर पूछनी थी एक्सिस। हाँ हाँ बताते रहिए। सर, ये जैसे लेंथ ऑफ माइनर, हाँ सर हाँ, जैसे मेजर एक्सिस, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कैसे दिखती हैं। अब कोई कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो आप कहोगे सर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0, ये तो कोई भी बता सकता है। तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, वो सर y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0, ये तो कोई भी बता सकता है। चलिए फोकस देखते हैं। तो ये आपका फोकस, ये भी आपका फोकस, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके सामने अभी अभी फोकस लिखने जा रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए। ये भी आपका फोकस है, ये भी आपका फोकस है। दिस इज AE,0 और दिस इज माइनस AE,0। तो बच्चों ये दो फोकस मैंने आपकी स्क्रीन पे जस्ट अभी बनाए हैं, इसको आप F और F' भी कह सकते हैं। तो फोकस का बच्चों प्लूरल होता है फोकाई। देखो फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, जैसे रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, वैसे इसका प्लूरल होता है फोकाई। तो फोकाई को आप लिख सकते हैं प्लस माइनस AE,0। और यदि आपके मन में आए कि सर E निकालेंगे कैसे, तो मैंने आपको पीछे इक्वेशन दी थी B² इज इक्वल टू A², 1 माइनस E²। तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में B और A पता होगा, उसको यूज करेंगे तो आपके पास यहां से E निकल आएगा। तो आपको ये स्टैंडर्ड यूज करके इसेंट्रिसिटी निकालनी होगी, और इसेंट्रिसिटी 1 से यानी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, मतलब 1 से छोटी ही आएगी। और अगर 1 से बड़ी हो जाए तो समझ लेना वो हाइपरबोला के लिए इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि लेस देन 1 होगी तो वो इलिप्स ही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों ये डायग्राम आपके सामने मैंने दोबारा लगाया है। देखिए अब बच्चों ये देखिए, ये मैंने आपके सामने बताया कि दो फोकस तो दो डायरेक्ट्रिक्स, ये मैंने अभी आपके सामने बनाई है, दो फोकस तो दो डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू a/e, और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस a/e। तो अगर आपकी डायरेक्ट्रिक्स की कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की कंबाइंड इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद बच्चों लेटस रेक्टम की बारी होती है। मैंने आपको बताया था लेटस रेक्टम उसे कहेंगे जो फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर। तो वहां पैराबोला था, यहाँ एलिप्स है, तो हम क्या करेंगे, लेटस रेक्टम वो होती है जो फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ एलिप्स के परपेंडिकुलर। तो इस एलिप्स की मेन एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो देखिए ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास करती हुई लेटस रेक्टम जो मैं आपके सामने ब्लिंक कर रहा हूं तब से। तो आपके सामने ये लेटस रेक्टम है, इसको कहते हैं इलिप्स की लेटस रेक्टम। तो दो फोकस है तो दो लेटस रेक्टम होंगी, वो दोनों लेटस रेक्टम आपको सामने सामने सर नजर आ ये रही है। दोनों लेटेस्ट रेक्टम पैरेलल होती है क्या? हाँ, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर दो लाइंस बनाओगे तो दोनों ही आपस में पैरेलल होंगी। ठीक, तो आपके सामने बच्चों ये लेटस रेक्टम है
इसको आप LR से भी लिख सकते हैं या लेटस रेक्टम भी लिख सकते हैं। और नीचे बच्चों हम लिखने जा रहे हैं इसकी लेंथ, इसको हम लोग कहते हैं लेटस रेक्टम। तो बच्चों हम नीचे लिखने जा रहे हैं इसकी लेंथ, दैट मींस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो बच्चों लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है वो आपको लागू करना है, दिस इज 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a, दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज 2b स्क्वायर बाय a। तो बच्चों आपने देखा था कि सर ने जिस तरह से पैराबोला में कई चीजें बताई थी, उसी तरीके से मैंने एलिप्स में भी कई सारी बातें बताई हैं। और बच्चों जो ये होता है इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द एलिप्स। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स का सेंटर क्या है? 0,0। सेंटर ऑफ एलिप्स दैट इज 0,0। तो बच्चों आपके दिमाग में होगा क्या ये शिफ्टेड एलिप नहीं हो सकता? शिफ्टेड भी हो सकता है। तो शिफ्टेड वाले मैं क्वेश्चंस आपको बाद में बताऊंगा पैराबोला की तरह। पहले तो आपका काम ये बनता है कि आप इस एलिप्स के स्टैंडर्ड एज इट इज याद रख पाए। पता पड़ा यही आपको याद ना हो तो आप शिफ्टेड के कंसेप्ट कैसे लिखेंगे? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फाइंड द equation of ellipse, find the equation of ellipse whose focus is 1,0 and directrix is x plus y plus 1 is equal to 0 and eccentricity is equal to 1 by √2। ध्यान दीजिए यहां पर आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose focus is 1,0 and directrix is x plus y plus 1 equal to 0 and eccentricity is equal to 1 by √2। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सर 1 मिनट सॉल्व कर रहे हैं। हाँ करते रहो, तब तक मैं कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। तो बच्चों मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि ये p वेरिएबल पॉइंट होता है जो h, k होता है, ये इस तरह से मूव करता है कि इसकी pf और pm से जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो लेस देन 1 होता है। और वो रेशियो जो है अब की बार आपको दिया है, ध्यान से देखिए, pf अपॉन pm का रेशियो मैंने बताया था एसेंट्रिसिटी होता है, वो एसेंट्रिसिटी आपको दिया है 1/√2। ठीक है, और अगर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा pf इज इक्वल टू 1/√2 pm। तो बच्चों यहां पर आपको वैल्यूज पुट करनी होगी pf और pm की। तो pf फोकस है, ये दिस इज 1,0 और इसकी इक्वेशन आपको पता है लाइन की x plus y plus 1 equal to 0। तो pf आप लिख सकते हैं बच्चों, pf क्या होगा? pf होगा स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर। और बच्चों pm क्या होगा? p पॉइंट से m पे डाला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सर एक बार आंसर आ गया, चेक कर लीजिए प्लीज। ठीक है बताइए बेटा। सर 3x² प्लस 3y² माइनस 10x माइनस 2xy माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ सही है बेटा, सही है, गुड। तो बच्चों pm क्या होगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, p से लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर। तो कैसे लिखते हैं? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सभी बच्चों को पता होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एक पॉइंट से एक लाइन पे डाला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों ये मॉड चाहे प्लस से खुले चाहे माइनस से खुले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्क्वायरिंग करने पर अगर माइनस से खुलेगा भी तो वो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो बच्चों आपकी इक्वेशन बन जाएगी h माइनस 1 का होल स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे बच्चों √2 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा।
तो बच्चों अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए और आपके पास आंसर आ जाएगा, इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। और बच्चों अगर आपको h प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, आप h प्लस के को a मान लीजिए और 1 को b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। और जिनको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है तो फिर अच्छी बात है, फिर तो आप तुरंत कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप इसको ओपन करिए और फाइनली आप h को x कर दीजिए और k को y कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं अभी देवांश ने इसका आंसर बताया था, तो वही इसका आंसर है। तो उस आंसर को मैं लिखने जा रहा हूँ। दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, आगे है माइनस 2xy माइनस 10x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सभी बच्चे इसको कॉपी में करें और अपना सर इसके बाद कुछ सॉल्व करने का नहीं होता है क्या, कि यहीं पे छोड़ दें? यहीं पे छोड़ना होता है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बच्चों ये क्वेश्चन हो चुका है, आप इसको चेक कर लीजिए। ओके बच्चों, मैं फिर से एक बार अनाउंस कर रहा हूँ, पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम होता है। जो ई की वैल्यू है उसको आप जरूर पुट करिए। ये पैराबोला नहीं है कि हम पी एफ बराबर पी एम कर देंगे। दिस इज पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। तो आपने ई की जो वैल्यू लिखी है उसको जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। बच्चों आपके लिए मैंने अगला क्वेश्चन लगाया है ताकि आपके कंफ्यूजन्स, डाउट जो भी हो वो क्लियर हो जाए। तो बच्चों जिस तरह से मैं आपको एक पैराबोला देता था y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तब आप उसको y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करते थे और सब कुछ निकाल लेते थे ना। तो वैसे ही बच्चों मैंने आपको एक स्टैंडर्ड इलिप्स दिया है, इसको स्टैंडर्ड इलिप्स से ही कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, और सब कुछ निकाल लीजिए इसका। सर a 1/4 हो जाएगा इससे। हाँ अभी हम कर रहे हैं, इंतजार करो। ओके कर रहे हैं, अभी मेरे को खुद नहीं पता, करने दो। इसको डिवाइड करेंगे पहले दोनों तरफ, जब हम डिवाइड करेंगे उधर 1 लाने के लिए, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर अपॉन 400 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले वहां 1 बनाना होगा। तो 16 16 25 यानी कि x स्क्वायर अपॉन 25 ये बना, y स्क्वायर 25 25 8 होता है 200 200 200 8 8 16 यानी कि 16 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जैसा फॉर्म, ये चीज और भी तो सिंपलीफाई हो जाएगी। हाँ अभी कर रहे हैं इस तरह से। तो बच्चों जब हम x इसको अपॉन कंपेयर करें, सर x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 4 का होल स्क्वायर देखते हैं। हाँ ठीक है, तो बच्चों देखिए जरा, थोड़ा सा मेरे को भी करने दीजिए, अभी आप लोग बिगिनर हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मैंने इसको लिख दिया। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स से कंपेयर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए आपका 5 आ रहा है और बी आपका 4 आ रहा है, यानी क्लियर कट है बच्चों, आपका ए बी से बड़ा है और ए से बी अगर बी बड़ा होता है तो मैंने आपको सारे स्टैंडर्ड इसके बताए हुए हैं। तो सारे स्टैंडर्ड आप बताने के लिए, अगर आपको स्टैंडर्ड एक भी नहीं पता है तो आप एक काम करिए, इसका एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना लीजिए, आपको सारे स्टैंडर्ड तुरंत याद आ जाएंगे। तो ये मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं फिर से एलिप्स का, ये देखो बना दिया डायग्राम। तो उसके सारे स्टैंडर्ड आपको बच्चों अब याद आने चाहिए। हाँ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, चलिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है? 2a, ध्यान से देखो मैंने पीछे लिखाया था आपको 2a, तो यानी कि 2 into 5 यानी कि 10 यूनिट, ये आ गई बच्चों। अगर आप वर्टिसेस लिखना चाहें तो वर्टिसेस भी लिख सकते हैं बच्चों। वर्टिसेस क्या थे? a,0 माइनस a,0, तो बच्चों ये क्या हो गया? वर्टिसेस प्लस माइनस 5,0। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस
क्या होगी माइनर एक्सिस की लेंथ बच्चों 2b, यानी कि 2 into 4 दैट इज 8 यूनिट। मेरे ख्याल से माइनर एक्सिस की लेंथ आप समझ गए। उसके बाद बच्चों फोकस निकालने के लिए, फोकस के कोऑर्डिनेट के लिए आपको इसेंट्रिसिटी चाहिए होगी। इसेंट्रिसिटी अभी आपके पास नहीं है, वो आपको निकालनी पड़ेगी यूजिंग b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू 16 है, a स्क्वायर की वैल्यू 25 है, 1 माइनस e स्क्वायर, इसको यूज करिए तो यह आ जाएगा 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर, तो 0.6, तो दैट इज e square is equal to 1 minus 16 upon 25, that is e square is equal to 9 by 25, that means e is equal to 3 upon 5। तो बच्चों चेक कर लीजिए, इसेंट्रिसिटी आपका लेस देन 1 है, यानी जो आप कर रहे हैं वो सही आ रहा है। तो बच्चों ये फोकस होता था, फोकस ये देखिए बच्चों, ये मैं फोकस के कोऑर्डिनेट अब लिखने जा रहा हूं। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कॉमा जी, ये फोकाई करके मैं लिख रहा हूं। दिस इज प्लस माइनस ए, ए आपका क्या है, ए आपका है 5, ई आपका 3/5, ई जो है आपका वो है 3/5, 0। तो बच्चों 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फोकस बन गया प्लस माइनस 3,0, यानी ये 3,0 ये है और माइनस 3,0 ये है। ये बच्चों मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, आप भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है। डायरेक्ट्रिक्स, आओ बच्चों डायरेक्ट्रिक्स लिखते हैं। ये पहली डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की क्या बताई थी मैंने, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। ए क्या है बच्चों, a है आपका 5, ठीक है, a आपका है 5 और e क्या है आपका 3/5। तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की कंबाइंड इक्वेशन आ गई। डायरेक्ट्रिक्स क्या इक्वेशन, वो है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/3, ठीक है। तो आ गई बच्चों, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, यानी इस वाली इक्वेशन है x इक्वल टू 25/3, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस 25/3। बच्चों सेंटर सभी को मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड सेंटर। अगर आपसे सेंटर पूछा जाए तो आप लिखेंगे 0,0, दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर, दिस इज 0,0। और बच्चों आखिरी में क्या बचा, लेटेस्ट रेक्टम, LR। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर। हाँ अभी लिखते हैं, वेट करो, 2b स्क्वायर बाय a कितना है 5, यानी कि 32/5 यूनिट। तो बच्चों मैंने लेटेस्ट रेक्टम आपको फिर से दिखाई है ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। ये लेटेस्ट रेक्टम है आपकी, मैंने आपके सामने लेटेस्ट रेक्टम फिर से बना करके उसके ऊपर मैं LR लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं चल रही है, मतलब लेटेस्ट रेक्टम असली में है उसमें। तो मैंने बच्चों सारी चीजें निकाल करके आपको दिखाई। तो बच्चों मैं एक बार क्वेश्चन आपको रिपीट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose axes are along the coordinate axis, vertices are plus minus 5,0 in foci at plus minus 4,0। तो बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज ठीक है बेटा, आपका भी सही है। वर्टिसेस, ये देखो बच्चों मैंने वर्टिसेस बनाए हैं, वर्टिसेस और फोकाई, ये देखो बच्चों फोकाई है 4,0 माइनस 4,0। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ए आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है 5, ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका ये कोऑर्डिनेट होता है a,0 और ये होता है माइनस a,0, ठीक है मैं ओके। और बच्चों जो फोकस होता है वो AE,0 होता है, तो AE की जगह क्या दिया है, AE की जगह 4 दिया है, यानी E आपका आ गया 4/5, क्योंकि A आपको पता है, तो E आपका लेस देन 1 है। फिर आप इक्वेशन यूज करेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, इसमें वैल्यूज सब पुट करेंगे तो आपकी b आ जाएगा। जब इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका b स्क्वायर बच्चों आ रहा है यहां से 9। तो आपकी इलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ध्यान से देखिए, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया है, इसको आप एक बार चेक कर लो आपने ऐसे किया है या नहीं किया है। यस सर, यही आ रहा है। सेम टू सेम ऐसे ही
तो ठीक है बच्चों, अच्छी बात है, आपका आंसर आ गया है।